हमारे यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल जी, हमारे डिप्टी चीफ विप प्रभारी जोधपुर के महेंद्र चौधरी जी, विधायक आदरणीय श्रीमती सूर्यकांत जी व्यास, मनीषा जी पवार, पुकरा जी गर्ग, किस्ताराम जी विश्नोई, मीना कंवर जी, महेंद्र विश्नोई जी, हीराराम जी मेघवाल साहब, महापौर साहिबा कुंती देवड़ा जी, श्रीमती विनीता सेठ जी, उप महापौर अब्दुल करीम जोनी, किशन लड्डा जी, गणपति जी चौहान साहब, शम्मू देवी जी सांकला, सभापति नगर पालिका शहर दीपार्थर, पन्नालाल जी व्यास, सभापति नगर पालिका फलोदी, हमारे पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ साहब, राजेंद्र सोलंकी जी, जसवंत सिंह कछवाहा, सुनील परियार जी, रमेश वर्मा जी, आदरणीय ओम कुमार जी गहलोत, रामेश्वर दादी साहब, सुभाष भंडारी जी, शांतिलाल जी लिम्बा, अब्दुल मजीद गोरी साहब, पूर्व उप महापौर प्रोफेसर अयूब खान साहब, शहद अंसारी साहब, नारायण रानी बेड़ा साहब, अल्लाह जी मेघवाल, पूर्व प्रधान, उमेश सिंह जी राठौर, रामलाल जी विश्नोई, चेयरमैन जोधपुर डेयरी, महेश व्यास जी, ओम जोशी जी, तमाम सरपंचगण, पार्षदगण, अन्य जनप्रतिनिधिगण और यहाँ उपस्थित हमारे अधिकारीगण, राजेश कुमार यादव जी, कुलदीप आंका जी, भवानी जी देथा, अमित राका जी, दीपक नंदी, निर्देशक एलएस जी, राजेंद्र विशाल जी, और संभागीय आयुक्त जोधपुर, जिला कलेक्टर जोधपुर, कमिश्नर नगर निगम जोधपुर दक्षिण और उत्तर जुगल किशोर मीना और तमाम जो अधिकारी बैठे हुए हैं और जो सुन रहे बीसी को पूरे राजस्थान के अंदर, प्रदेशवासियों, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, एक अवसर मिलता है जब कभी कोई प्रोग्राम करते हैं तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सरकार की मंशा क्या है, जो काम के शिलान्यास होते हैं या उद्घाटन होते हैं, उसी बारे प्रदेश स्तर पर कुछ काम होते हैं, कुछ नीतियाँ बनती हैं, उसकी जानकारी मिलती है। अभी जब धारीवाल जी अपनी बात कह रहे थे तो आपने देखा होगा कि उन्होंने सारी बातों को जो एलएसजी डिपार्टमेंट की, स्तर निकाय और नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषदों को किस बड़े स्तर पर काम करने हैं और काम किए जा रहे हैं, उसकी झलक आपको बताई। मुझे खुशी है कि प्रशासन गाँव के संग और प्रशासन शहरों के संग अभियान 2 अक्टूबर से शुरू होगा और डिपार्टमेंट ने, धारीवाल जी ने विस्तार से आपको बताया कि किस प्रकार से पूरी तैयारी कर रखी है पूरे प्रदेश के अंदर। पिछली बार भी जब हम लोगों ने 12-13 के अंदर अभियान चलाया था तो लोग अभी तक याद करते हैं, क्योंकि पट्टे पहली बार लोगों को मिले, कोई 30-40 साल पुराने जो लोग रहते हैं उनको पट्टे पहली बार मिले थे और सारे काम बहुत योजनाबद्ध तरीके से प्रशासन शहरों के संग अभियान में हुए और प्रशासन गाँव के संग अभियान में भी मैं समझता हूँ कि बहुत इम्पैक्टफुल वो प्रोग्राम बने थे और मैं उम्मीद करता हूँ इस बार भी उस रूप में काम होंगे। मुझे खुशी है कि सबसे खुशी की बात आज ये बताई जब अभी मैंने बजट में घोषणा करी थी कि जो कोई हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं वो उतरते हैं सीवरेज के अंदर और कई बार मृत्यु हो जाती है, तो वो राजस्थान में पूरी तरह बैन करेंगे, कोई उतरने नौबत नहीं आएगी। अभी मंत्री जी ने विस्तार से आपको बताया किस प्रकार से उन्होंने सब इंतजाम कर लिए हैं, मशीन आ गई है, आ रही है। पिछली बार तो जोधपुर में तो मशीन मंगाई गई थी दिल्ली से, जब किस प्रकार से सफाई हो सीवरेज सिस्टम की, क्योंकि पुराने जमाने के सिस्टम बने हुए हैं, आबादी बढ़ने के साथ में चौक हो जाते हैं।
अब मैं उम्मीद करता हूँ पूरे राजस्थान के अंदर जो छोटी और बड़ी मशीन आई है उसके कारण से, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जा रहा है उसके माध्यम से शहरों की स्थिति में भी सुधार हो, सफाई रहे। शहरों की अलग तरह की समस्याएं हैं, गाँवों की अलग तरह की समस्याएं हैं, और सरकार चाहती है कि उसी रूप में हम लोग राजस्थान का चहुमुखी विकास करें, और जिसके लिए जरूरी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो। और वही कारण है कि हर क्षेत्र में हम लोग योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, जिसमें आज राजस्थान में तमाम प्रतिष्ठित संस्थाएं जो है देश की, वो लगभग सब आ चुकी है, चाहे IIT हो, IIM हो, IIIT हो, एम्स आ गया, बाकी विश्वविद्यालय के तरह आगे, कृषि के भी आ गए, लॉ के भी आ गए, और साथ में कॉलेजेस को इस बार हमने 123 कॉलेज एक साथ खोली है। हम चाहते हैं हर एजू लेवल पे कॉलेज खोले। इस प्रकार की सोच के साथ में चाहते हैं शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान पिछड़े नहीं रहे, और इसी रूप में काम चल रहा है। और तो जो इंग्लिश स्कूलें खुल रही है बच्चों के लिए, पहली बार प्रयोग हुआ, इतना पॉपुलर हुआ है, हर व्यक्ति मांग कर रहा है हमारे यहाँ पर इंग्लिश स्कूल महात्मा गांधी के नाम से खुले। और ऐसा फीडबैक आ रहा कि तुम्हारे अधिकारियों के और नेताओं के, जो जनप्रतिनिधियों के बच्चे भी उन स्कूलों में आने लग गए। तो मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि शिक्षा हो चाहे स्वास्थ्य सेवाएं हो, स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में मुझे कहना नहीं। कोरोना के अंदर आप देख रहे हो कि किस प्रकार से राजस्थान ने एक अपना मुकाम बनाया है देश के अंदर। पूरे देश के अंदर आज चर्चा है तो कोरोना मैनेजमेंट की है, वो तभी संभव हुआ तब पूरे प्रदेशवासियों ने, पूरे मेडिकल फ्रेटर्निटी ने, जिस प्रकार से चाहे नर्सेज हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे कोई विभाग के लोग हों, सबने मिलके जो सेवा करी। अभी धारीवाल जी कह रहे थे कि हरिजनों ने, जो हमारे ये सफाई कर्मचारी हैं, इन्होंने जिस प्रकार से सेवा की उस वक्त में, क्योंकि वास्तव में कोरोना प्रोटोकॉल को निवारण करके फिर आप दाह संस्कार करो, ये अपना आप में बहुत बड़ा काम था। सफाई रखनी है, जहाँ पर वार्ड बने हुए, ICU बेड रखे हुए थे, जहाँ पर कोरोना मरीज संक्रमित थे, वहाँ जाके सफाई करना। आप सोच सकते हो कि जिंदगी में जब महामारी के रूप में लोग चिंतित थे, पता नहीं क्या होगा मेरा खुद का, उस वक्त में उन्होंने वास्तव में तारीफ काबिल है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो बहुत लंबी चौड़ी बातें कहने की है, पर मैं कहना चाहूँगा कि आगे भी ये जो मेडिकल के काम है, इसमें चाहे फ्री मेडिसिन हो, चाहे वो फ्री टेस्ट हो, अब चिरंजीवी योजना आई है तो बहुत शानदार आई है, वो भी उसका प्रचार प्रसार पूरा कर रहे हैं, आप लोग भी करें, लोगों को राहत मिले। पैकेज दिया हम लोगों ने, कोरोना में जो लोग अनाथ बच्चे हुए हैं या विधवा बहनें हुई है, मैंने पिछली मीटिंग में भी कहा था कि हम सबकी ड्यूटी है कि हम वहाँ तक पहुँचें और जिला प्रशासन समय पर उनको पेमेंट करें, ये हम लोगों की सबकी मंशा है। और पानी और बिजली के संबंध में भी आप देख रहे हैं कि जो जल जीवन मिशन है, ये बहुत इम्पोर्टेंट मिशन है। गांव में और शहरों में सब जगह घर तक पानी पहुंचे, घर के अंदर से पानी पहुंचे, हर घर के अंदर पानी पहुंचे। 50% स्टेट गवर्नमेंट लगा रही है पैसा, 50% भारत सरकार दे रही है। इस रूप में बहुत एम्बिशियस प्लान है कि 80 लाख घरों को पानी पहुंचाना है अगले 3 साल के अंदर। उसमें हम लोग पूरी तरह लगे हुए हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि योजनाबद्ध तरीके से हम इस काम को सफल करने में कामयाब होंगे। और जहाँ आज प्रोग्राम हो रहा है जोधपुर के अंदर, तो मारवाड़ के लोग जानते हैं, अकाल और सूखे तो सदियों से पड़ते आए हैं, चाहे पीने के पानी हो, चाहे वो बिजली की बात हो। गाँवों की दूरी, इतनी दूर दूर गांव है हमारे इलाकों में कि यूपी की तरह नहीं कि एक गाँव खत्म हुआ दूसरा गाँव शुरू हो गया, यहाँ तो एक गाँव दूसरा गाँव 15-20-25 किलोमीटर। लोग भी ढाणी में लोग रहने लग गए हैं, तो ढाणी तक पानी पहुँचाना तो बहुत मुश्किल काम है। तो कैसे गाँव तक पानी पहुँचे और घर घर पानी पहुँचे,
इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट इसमें होगा, 30-40 हज़ार करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। तो ये काम भी हमने हाथ में लिया हुआ है, जिसको हम लोग उसी रूप में आगे बढ़ा रहे हैं और बहुत योजनाबद्ध तरीके से काम, कल ही मैंने मीटिंग ली उसकी, अच्छा चल रहा काम। मैं उम्मीद करता हूँ कि राजस्थान के अंदर, क्योंकि पीने का पानी की तो समस्या अगर देश में सबसे अधिक कहीं रही है तो राजस्थान में रही है। रेगिस्तान के इलाके, आप समझ सकते हैं कि लोग कई जिले ऐसे थे जब बरसात क्या होती नहीं समझते थे, वो ज़माना भी था, वो देखा है मारवाड़ के लोगों ने, जैसलमेर के लोगों ने। तो ये तमाम काम जो है वो हाथ में लिए गए हैं। और बिजली में भी सोलर में हम आगे बढ़ रहे हैं। बड़ला जो बाप में आया हुआ है वहाँ पर पूरा पार लग गया है। जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, सब जगह, जालौर, सब जगह बड़ी बड़ी कंपनी आ रही है। आने वाले वक्त में हम इसमें भी बहुत उपलब्धि हासिल करेंगे। इस प्रकार से पानी, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं, ये हमारी टॉप प्रायोरिटी पर है। और सड़कों को जो इस बार पार्टी ने दी है, उसकी आज आपने देखा कि आपने जोधपुर में भी उसके उद्घाटन और शिलान्यास भी हुए हैं। और लोहावट से देचू तक की बड़ी सड़क, मैं समझता हूँ कि बहुत लंबे अरसे से मांग थी। अभी वो कृष्णाराम जी कह रहे थे कि हमारी लाइफ लाइन है, तो लोहावट जुड़ जाएगा सीधा देचू से और जोधपुर जैसलमेर रोड से जुड़ जाएगा। और ये इसकी जरूरत भी थी और बहुत, मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छा फैसला हुआ जिसका भी वहाँ की जनता को लाभ मिलेगा। और गोपालगढ़ के अंदर भी हमने जो खड़ापा तक स्टेट हाईवे बनाई है, तो स्टेट हाईवे बने राजस्थान के अंदर, डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड्स मजबूत हो या उनकी रिपेयर हो। एक तरफ नई सड़कें बनाने में जोर दिया जा रहा है, जो राजेश यादव जी ने बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया किस प्रकार से प्लान बना है, किस प्रकार से जोधपुर जिले में सड़कें बन रही है। और वही तरीका पूरे राजस्थान के अंदर है कि चाहे वो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हो, चाहे वो नेशनल हाईवेज हो, चाहे स्टेट हाईवेज हो, चाहे मेगा हाईवेज हो, चाहे वो CRF फंड हो, चाहे मैंने कहा PMGSY फंड हो, सब में नई सड़कें बने या मेजर रिपेयर हो या चौड़ाई सड़कों की बने, तमाम काम को बहुत बड़े रूप में हाथ में लिया गया। इसीलिए हमने 1,000 करोड़ रुपये तो राजस्थान के अंदर सिर्फ इसलिए रखे हैं कि हर जिले में कम से कम 3 रोड्स जो नॉन पेचेबल है, उनका मैंने खुद ने सर्वे करवा के हाथ में लिया है, जिससे कि कम से कम जो मेन रोड पे लोग गुजरे उनको तकलीफ नहीं हो। 5 करोड़ रुपये हमने दिए MLAs को, जिससे कि वो अपने क्षेत्र में जो नॉन पेचेबल रोड्स हैं, टूटी फूटी रोड्स हैं, उन्हें रिपेयर करवा सके या नई रोड बनवा सके। नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषदों को 10, 20, 30 किलोमीटर का पहली बार ये प्लान बना है कि वो रोड्स, नगर पालिका की रोड्स को भी PWD बनाएगी 10, 20, 30 किलोमीटर की स्टेट फंडिंग से बनाएगी। तो रोड्स हमारी टॉप प्रायोरिटी का चित्र है और उसी रूप में हम लोग इसको काम को करना चाहते हैं, जिससे कि राजस्थान में अगर सड़कें अच्छी होगी तो चौमुखी विकास करने में आसानी होगी। क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी तभी आता है कई राज्यों में जहाँ रोड्स और कम्युनिकेशन शानदार हो। तो चाहे रोड्स हो चाहे कम्युनिकेशन में हमने सब कंपनियों को अलाउ किया। ऑप्टिकल फाइबर बिछ गया पूरे प्रदेश के अंदर। कई कंपनियों के आज अधिकांश जगहों पे इंटरनेट सेवाएं पहुंच गई, कुछ गांव में नहीं पहुंच पाई है। वहाँ भी हम चाहेंगे सुनिश्चित करें कि गांव तक में भी इंटरनेट कहीं पीछे नहीं रहे, वो गांव छूटे नहीं, जिससे कि बच्चों को आज तो मजबूरी में ऑनलाइन पढ़ाई करनी पड़ रही है, पर कई गांव में इंटरनेट नहीं है तो वहाँ तकलीफ आती है। तो ये तमाम काम सोच समझ के किए जा रहे हैं और उसी रूप में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और सब काम टाइम पे हो और सब काम की मॉनिटरिंग हम लोग, एक मौका मिल गया कि जब जा नहीं पा रहे दौरे के अंदर, तो यहाँ हर विभाग की जो मॉनिटरिंग हो रही है, मैं समझता हूँ कि यहाँ तक कि हमने जो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर्स है PWD के, उनके साथ में राजस्थान भर के SCs के साथ में हमने VC करी है। और सिर्फ ये मैसेज देने के लिए कि आप दिमाग में रखें
तमाम सड़कों के काम पूरे प्रदेश के अंदर हमारी टॉप प्रायोरिटी है कि सड़कों की टाइम पे बने, टाइम पे रिपेयर हो, नॉन पैचेबल रोड से उनको पहले लें, सड़कों की चौड़ाई करनी है तो उन कामों को ध्यान रखें और साथ में क्वालिटी को मेंटेन करें। क्वालिटी मेंटेन करना वो हमारी टॉप प्रायोरिटी है सड़कों के अंदर भी, जिससे कि सड़कें बनने के बाद में जल्दी टूट फूट नहीं हो। कई बार शिकायत आती रहती है। डिफेक्ट लाइबिलिटी होती है उसको हमने 3 साल 5 साल कर दिया ठेकेदार की, जिससे कि वो 5 साल तक ठेकेदार मेंटेन करे। तो कहने का मतलब ये है कि ये तमाम काम जो हाथ में लिए गए हैं वो इसी रूप में लिए गए हैं जिससे कि राजस्थान देश में अन्य राज्यों के मुकाबले में पीछे नहीं रहे। और मुझे खुशी है कि अभी धारीवाल जी कह रहे थे कि आज सुबह न्यूज़ थी कि स्मार्ट सिटी के रैंकिंग के अंदर राजस्थान आज नंबर 1 आया देश के अंदर। ये भारत सरकार की रैंकिंग हमारी तो है नहीं। तो आप सोच सकते हैं कि जोधपुर को तो छोड़ दिया स्मार्ट सिटी के अंदर, वो शिकायत तो हमारी उस वक्त से ही है कि आज राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर जोधपुर ही है जयपुर के बाद में, तब भी उसको सम्मिलित नहीं किया गया। वो तो शिकायत रहेगी पिछली सरकार से कि क्यों नहीं किया गया। बाकी मैं देखता हूँ कि बाकी जो हमने जो बजट घोषणाएं करी है वो हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी है। जो वादा जनता ने किया मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में, वो टॉप प्रायोरिटी पर है। बजट घोषणाएं वो टॉप प्रायोरिटी पर है। 25% रेवेन्यू कम होगी राजस्थान के अंदर कोरोना के कारण से। जब आप बार बार लॉकडाउन करते हैं तो फिर क्या होगा। तो हमने उसको भी जो है उसको भी हमने हाथ में लिया काम को कि 50% मैंने कहा आपको जल जीवन मिशन में 50% राजस्थान का, 50% भारत सरकार का है। तो इसी प्रकार से सारी योजनाएं जो है वो हम आगे बढ़ा रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि कोई कमी नहीं रहेगी और हम लोग इसमें कामयाब होंगे। और जैसे मैंने कहा कि बजट जो है, रेवेन्यू जब कम हो जाए तो आप सोच सकते हो कि कैसे आप बजट को पूरा करो। आज हमारे सामने चैलेंज है कि जो बजट मैंने पहले प्रस्तुत किया मार्च के अंदर, तब भी हमारे विधायक माननीय विधायकों ने और पब्लिक ने भी बहुत अप्रिशिएट किया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि कोरोना के बावजूद भी कोई अच्छा बजट पेश हो पाएगा। उस बजट में जब हमने घोषणाएं करी, चाहे पानी, चाहे बिजली, चाहे शिक्षा की, चाहे कॉलेज खोलने की, चाहे सड़कों की, जो मांगा मुझसे विधायकों ने वो हमने देने का प्रयास किया करीब करीब। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब भी मैं उम्मीद करता हूँ कि लॉकडाउन सेकंड लग गया तब भी मैं उम्मीद करता हूँ कि वो कमी नहीं रखेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि अधिकांश जो है हम लोग वो काम पूरा करेंगे जो हमने बजट घोषणा करी है। रेवेन्यू 80% कम हुआ है। अब वापस जो ओपन होगा तो हम चाहेंगे कि राजस्व बढ़े, रेवेन्यू बढ़े, लीकेज नहीं हो। और हम एक्सपेक्ट करेंगे ट्रेड एंड कॉमर्स से भी वो अपना ड्यू जो है वो चुकाए टाइम पे, रेवेन्यू में कमी नहीं आए। माइनिंग सेक्टर हो, चाहे ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो, चाहे कोई सेक्टर हो, और मैनेजमेंट करेंगे पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर, जिससे कि घोषणाएं अधूरी नहीं रह जाए। और उम्मीद है कि हम लोग काफ़ी हद तक काम कर जाएंगे। चिंता जरूर है कि आज जो रेवेन्यू 80% पे आ गई, उससे बहुत बड़ी चिंता रही। और CRF के अंदर भी भारत सरकार ने, जो हमारे मंत्री महोदय नितिन गडकरी जी से चर्चा हुई थी पिछली बार VC से, 2 बार उनके साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मैंने करी और उन्होंने वादा किया था कि हम आपको पूरा मदद करेंगे। राजस्थान आज देश का सबसे बड़ा राज्य बन गया है। जब से मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अलग हुए हैं उसके बाद में भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है।
लंबे चौड़े इलाके हैं, रेगिस्तान के इलाके हैं। मैंने आपको कहा कि कॉस्ट ऑफ डिलीवरी जो है बहुत ज़्यादा है राजस्थान में। कोई गांव में पानी पहुंचाना हो तो जो कॉस्ट दूसरे राज्यों में आती है उससे कई गुना ज़्यादा आती है राजस्थान के अंदर। चाहे बिजली पहुंचाओ, चाहे पानी पहुंचाओ, चाहे सड़कें बनाओ, तो कॉस्ट ऑफ डिलीवरी ज़्यादा आती है। और हमने कहा कि राजस्थान में जब दूरियाँ ज़्यादा है तो कॉस्ट ज़्यादा आती है। तो 2000 करोड़ रुपये हमने उनको रिक्वेस्ट की थी, तो भारत सरकार से वो भी स्वीकृति मिल गई है CRF फंड से, इससे कि हम और ज़्यादा अच्छी सड़कें बनाने में कामयाब हो सकेंगे। इस प्रकार से मुझे खुशी है कि यहाँ पे PWD महकमा भी हरीश यादव जी पूरा इंटरेस्ट ले रहे हैं, और मैंने इनसे वादा लिया है कि सड़कें हमारी टॉप प्रायोरिटी में रहेगी, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। सड़कें बनाने में, रिपेयर करने में, चौड़ाई करने के अंदर, उसकी क्वालिटी मेंटेन करने के अंदर, और उसी रूप में हम लोग इन कामों को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए मैं लंबी बात तो क्या कहूँ, कहे उतनी कम है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि चहुमुखी विकास जोधपुर का भी हो, राजस्थान के हर जिले का हो, और जो जो योजनाएं सरकार बनाती है उनको आप पब्लिक के सहयोग से हम चाहेंगे कि पूरी हो। और कोरोना काल के अंदर मैं फिर अपील करना चाहूँगा, अभी सुबह 2 दिन से मैं देख रहा हूँ खबरें आ रही है दुनिया के मुल्कों से भी कि 100 से अधिक मुल्कों में जो सेकेंड वेव में जो कोरोना आया है, जो बहुत खतरनाक कोरोना था। पहली वेव में 1500 लोग मरे, सेकेंड वेव मर गए 4500-5000 लोग मर गए। पूरे देश में 4 लाख लोग मर गए पूरे देश के अंदर। अब वो मैं फिर आगाह करना चाहूँगा, ये खतरनाक डेल्टा इसका नाम है, और बहुत ही खतरनाक ये आपका वेरिएंट आ गया है। पहली वेव में दूसरा था, ये दूसरी तरह का आ गया है, और ये यहीं से पहुंचा है लंदन वगैरह में। तो दुनिया के मुल्कों ने कहा ये इंडिया से हमारे यहाँ आया है, और 100 देशों में पहुंच चुका है। 3 दिन से खबरें आ रही है कि जिस प्रकार की लापरवाही होने लग गई है दुनिया के मुल्कों के अंदर, टूरिस्ट स्पॉट पे लोग जाने लग गए हैं, भीड़ भाड़ होने लग गई है, कोई मान नहीं रहा है, मास्क लगा नहीं रहे हैं, तो थर्ड वेव कई मुल्कों में तो आ गई है, शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री जी 2-3 दिन से बोल रहे हैं खुद ही। अभी नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से मुख्यमंत्री से बात करी उन्होंने 3 दिन पहले, कल और 5-6 मुख्यमंत्री से बात करी दक्षिण के राज्यों से। आज उनका कोर्ट आ रहे थे, वो बार बार आगाह कर रहे हैं। ICMR जो है संभावना ऐसी बन गई कि तीसरी वेव तो आके रहेगी। उसमें जब तक हम वैक्सीनेशन पूरा नहीं करेंगे, वैक्सीन पूरी मिल नहीं पा रही है, उनके बाद उपलब्ध नहीं हो पा रही है, क्योंकि समय रहते हुए ऑर्डर दिए नहीं गए थे कंपनियों को। बहुत आलोचना हुई भारत सरकार की। दूसरी वेव में तो बहुत भयंकर आलोचना हुई, जो प्रबंधन नहीं हो पाए, ऑक्सीजन और दवाइयों के लिए हाहाकार मच गया पूरे मुल्क के अंदर। इस बार सरकार, भारत सरकार भी पिछली बार जो गलती हुई है उससे लोगों में जो बदनामी हुई है भारत सरकार की, उसके कारण मैं महसूस कर रहा हूँ पिछले काफ़ी दिनों से, इस बार भारत सरकार के अधिकारी भी, मंत्री भी और प्रधानमंत्री भी बार बार लोगों को आगाह कर रहे हैं कि थर्ड वेव आ सकती है। और जो थर्ड वेव को हम बुलाना क्यों चाहते हैं, क्योंकि लोग लापरवाही कर रहे हैं। वो तो इसलिए भी कह रहे होंगे क्योंकि दूसरी वेव में जो तकलीफ उनको हुई है बदनामी की, उससे बचने के लिए कह रहे हैं कि हो सकता है तीसरी वेव आगे तो हम बदनाम नहीं हो। पर मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ, तीसरी वेव आए या नहीं आए, वो क्या कह रहे हैं वो अलग बात है, पर दुनिया कह रही है, दुनिया कह रही है। और दुनिया कह रही है तो मैं बिल्कुल ही आपको मैं आगाह करूँगा, कि रिक्वेस्ट करूँगा, विनती करूँगा कि ये जीवन को बचाने का सवाल हमारे सामने है, आजीविका बचाने का सवाल है। यहाँ कोई ना राजनीति है, ना धर्म, ना जाति, ना वर्ग है। मैं फिर कहता हूँ, बार बार हमेशा कहता हूँ, इंसानियत ही धर्म हमारा है। हम कैसे प्रदेशवासियों को बचाएं इस महामारी से। इतनी भयंकर महामारी होती है कि जो लोग मरे हैं
उनके परिवार वाले जानते हैं कि वो कैसे भुगते होंगे अस्पताल के अंदर भी, कैसे आते ही ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है। पहली वेव में कम ऑक्सीजन से काम चलता था, लो फ्लो ऑक्सीजन से काम चलता था। इस बार तो उसका तो कोई मायने नहीं है, आते ही हाई फ्लो ऑक्सीजन और सीधा वो वेंटिलेटर पर। पहली वेव में वेंटिलेटर खाली पड़े रहे। कहने का मतलब दूसरी वेव में जो वेरिएंट आया वो इतना खतरनाक था, जो गांव से लोग आए। पहले वेव में गांव में कुछ हुआ ही नहीं, तो लोगों ने देखा कि गांव में कोई बीमारी है ही नहीं। इस बार गांव वाले बहुत लोग मरे, कोई 40% लोग गांव वाले मरे हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि गांव और शहर कोरोना पहचानता नहीं हो तो कहीं पहुंच जाता है। इसलिए इसमें हम सबको ध्यान रखना है। बचाव करने के लिए आप मास्क लगाने के लिए आप बाकायदा टोके लोगों को, मास्क क्यों लगाया आपने। और आप विज्ञापन देखते हो, रेडियो वगैरह में सुनते होंगे, उसमें ये विज्ञापन नहीं आता टोकना सीखो। हम टोके लोगों को, समझाएं लोगों को, ये आपको एजुकेट करने का काम आपके माध्यम से मैं पूरे प्रदेशवासियों को कहना चाहता हूँ कि हमें इस काम को आप सबको करना है, जिससे कि हम थर्ड वेव से बच सकें, रास्ता को बचा सकें। और उसके लिए डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना और हाथ धोना पूरा प्रोटोकॉल है। और चिरंजीवी योजना लेके आए 5 लाख का बीमा एक परिवार को, किसे कहते हैं। और पूरे प्रदेशवासियों के लिए किया, पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं ऐसा। कोई फॉर्मेलिटी अगर बच गया हो उसकी फॉर्मेलिटी करवा दो, जिससे कि उसको तकलीफ नहीं आए बाद में बिल देने की। कुछ अस्पताल वाले जो है वो शिकायत आती है उनकी, वो दम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये नई योजना लागू होती 6-8 महीने लगते हैं, तब जाके वो योजना जमती है। उनको हम ठीक करेंगे। हर परिवार को 5 लाख का बीमा दिलवा के रहेंगे, ये निश्चिंत रहें। उनको आपको ध्यान रखना है। और जिनको पैकेज मिल गया, जिनके घरों में कोई डेथ हो गई है, अनाथ बच्चे हो गए हैं, उनके लिए पूरा पैकेज मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, बार बार कहने की आवश्यकता नहीं। उस पैकेज को आप लोग दिलवाओ उन लोगों को जिनको नहीं मिला है। जो महिलाएं हैं, विधवाएं, उनके लिए पैकेज है। तो तमाम तरह से हम लोगों ने इंतजाम कर रखा है। इसलिए मैं यही बात कहता हुआ मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप लोग से पधारे हो और बहुत रुचि ले रहे हैं गांव में और शहर में सब जगह। और हम आने वाले वक्त में, अभी तो 4-5 बार तो मेरे ख्याल से पीछे हो गई आपके साथ में, है ना। तो जितनी मतलब अभी तक की योजना बनाई थी जोधपुर के लिए, तो मेरे ख्याल से करीब सबके उद्घाटन और शिलान्यास हो गए हैं। अब अधिकारियों की ड्यूटी है कि मेरे हाथ से आपने करवा तो दिया है शिलान्यास और उद्घाटन। अब अगर शिलान्यास कराने वाले काम जो हैं अगर टाइम बाउंड नहीं हुए तो मैं आपकी खिंचाई करूँगा। मॉनिटरिंग करने वाले हमारे यहाँ कुलदीप नागरी मेरे पास बैठे हैं, इनको विशेष कह रहा हूँ, एक प्रकोष्ठ बनाना पड़ेगा। बना हुआ भी है जोधपुर के लिए अलग से भी, और पूरे प्रदेश के लिए प्रकोष्ठ बना रहे हैं हम लोग। पूरे प्रदेश के अंदर, हर जिले के अंदर जो काम हाथ में लिया गया है, ये शिलान्यास हो गए हैं। काम बड़े बड़े हैं, जल जीवन मिशन का काम बड़ा है, सड़कों का काम बड़ा है, कॉलेज की बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, कॉलेज खोल दिए, 123 कॉलेज खोल दिए हम लोगों ने। तो पानी की योजना हो, बिजली की योजनाएं हो। गोपालगढ़ के एमएलए साहब बोल रहे थे, मैं उनको कहना चाहूँगा 20 साल पहले जब मैं सीएम पहली बार बना था, तब गोपालगढ़ में 220 केवीए का जो लगा आपके जीएसएस, वो भी उस वक्त में, मेरे वक्त में हम लोगों ने मंजूर किया था। इसलिए हर क्षेत्र का ध्यान रख के चले हम लोग। और हर क्षेत्र में अभी हमारी मीना कंवर कह रही थी, पुखराज जी ने तो कहा था गोपालगढ़ की जो स्टेट हाईवे कन्वर्ट हो गया, बड़े खुश है वो। मीना कंवर जी खुश हैं कि वहाँ बच्चों का हॉस्टल बन गया है। तो जो काम मुझे कहा गया है मैं समझता हूँ करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और नगर निगम जोधपुर दक्षिण उत्तर है, मैं समझता हूँ कि जो भी समस्या आती है दूर करते रहते हैं। और हीरालाल जी मेघवाल ने, मनीषा परमार जी ने, सब ने जो है कोई कसर नहीं छोड़ी है। मैं समझता हूँ सब इंटरेस्ट रखते हैं, किसान राम जी महेंद्र और सब लोग हैं। तो मैं समझता हूँ आज हमारे महेंद्र इसमें जुड़ा नहीं है, कहीं दौरे में चला गया। और मैं क्या
शर्मा जी भी कहीं बिजी होगी तो वो आ नहीं पाई, तो उसने कलवा दिया कि मैं आज जुड़ नहीं पाऊंगी। और सूर्यकांत व्यास जो है उन्होंने पिछली मीटिंग में ज़्यादा ही तारीफ कर दी सीएम की, तो लगता है कि उनको उनकी पार्टी के लोगों ने ज़्यादा खिंचाई कर दी दिखती है। तो आज वो जुड़ी तो है मेरे ख्याल में, मैंने सुना कि वो जुड़ रही हैं, तो आज उन्होंने अपने विचार प्रकट नहीं किए हैं। बहुत ही फेमस हैं जीजी के रूप में, और अब उन्होंने तो बड़े प्रेम से वो एक घटना कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जीजी जो है, इनके पिताजी बुजुर्ग थे, अब तो दुनिया में नहीं रहे, उनका आशीर्वाद मेरे प्रति बहुत ज़्यादा था। और जब मैं पहली बार एमपी बना तब से जितनी चुनाव में लड़े 10-12 चुनाव, तो जब तक वो जिंदा रहे तब तक वो सैकड़ों पोस्ट कार्ड लिखते थे लोगों को, और ये कहते थे कि आपको अशोक गहलोत को चुनाव जिताना है। और फिर महाबड़े में लिखते वो अपनी बेटी के लिए, क्योंकि ये बेटी शादी हुई है इनकी आरएसएस के परिवार में, वो लिखते थे कि कोई भी जीजी का कहना कोई नहीं माने। तो इनके पिताजी जो है सैकड़ों पत्र लिखते थे मेरे बारे में कि उनको वोट देना है, उनको कामयाब करना है, और उसका कहना कोई नहीं माने जीजी का। उससे आप समझ जाइए कि रिश्ता इन परिवार से मेरा हो रहा है। तो मुझे लगता है सूर्यकांत जी उस दिन जो अपने पिताजी को याद करते हुए वो कमेंट कर दिया, तो आज वो तो भाई नहीं है, तो इंतजार ही करे उनका। यही बात कहता हूँ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद।